नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिल की आवाज़, जहाँ हर एक एपिसोड एक नई सोच और एक नया नज़रिया लेके आता है। और आज हमारे साथ हैं फेमस जर्नलिस्ट हिमांशु ठाकुर। वेलकम टू द शो। नमस्कार हिमांशु जी, कैसे हो आप? नमस्कार अमन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक बार आप ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। जी, देखिए ऑडियंस को तो मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आज आप मुझे अमन भाई के दिल की आवाज़ पर देख रहे हैं। हिमांशु जी, हर एक आदमी का दो एंगल होते हैं, एक उसका प्रोफेशन होता है और एक उसका पर्सनल लाइफ होता है। जी। आज हमें दोनों प्लेटफॉर्म को एक ही साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा एक अपनी जर्नी को थोड़ा हमारे साथ में डिस्क्राइब करेंगे तो हमारी ऑडियंस को पता चलेगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपको ये एनालाइज़ हुआ कि आपको जर्नलिज़्म की लाइन में आना है? देखिए ज़्यादा अगर मैं शुरुआत पे जाऊँगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, इसीलिए सीधे पॉइंट पे अगर आएँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर रहा था। सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोर्स कर रहा है बंदा तो साफ-सी बात है कि इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता था। एडमिशन ले लिया, उसके बाद फ़ील हुआ कि भई ये बात बस की नहीं है। अब ये फ़ील होता है कि यार अब ये बस की बात नहीं है, वो बस की बात नहीं है, तो बस की बात है क्या? बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा कुछ। एक मन में ख़्याल आ रहा है कि यार नौकरी नहीं करनी, कुछ ऐसा हो जाए कि यार नौकर ना बनना पड़े हमें। मतलब सुबह से लेके रात तक नौकरी ना करनी पड़े। अब क्या करें ये वाला कन्फ्यूज़न है। कोई बहुत मोटा पैसा हमारे पास पड़ा नहीं है कि उसको इन्वेस्ट कर दिया, मज़े कर रहे हैं। ऐसा करना है जो हमारे बस की भी बात हो और हमारे इसकी भी बात हो। बिल्कुल। तो शहर में कुछ लोगों को देखा करता था मैं, हुँ। जो ऑलरेडी पत्रकारिता करते थे और कहीं न कहीं वो अच्छा काम कर रहे थे। तो उन अच्छा काम करने वालों को देख कर के लगता था यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ यार, हुँ। सोच सकता हूँ। और इससे एक ख़ास बात तो ये है शहर में पहचान मिलती है, लोग जानते-पहचानते हैं, बिल्कुल। लोग मानते भी हैं, एक शहर में वैल्यू भी बढ़ती है और सबसे ख़ास बात यार इस काम को करके हम अपने फ़ायदे के साथ-साथ पब्लिक का भी फ़ायदा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये ख़्याल आया कि यार इसको शुरू करा जाए। हुँ। उसको शुरू करने की कोशिश की और शुरू करने की कोशिश में उन रोल मॉडल्स से बहुत बार मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे कनेक्शंस बनाने की कोशिशें खूब हुई और उनके साथ जुड़ के काम करने की कोशिश हुई। हुँ। लेकिन जब वो कोशिश फेल हुई ना, हुँ। जब किसी के साथ नहीं जुड़ पाए, हुँ। तब जाके कहीं न कहीं अपने आप शुरू किया। जो आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, क्या उसका कारण ऐसा तो नहीं था कि वो जैसे आपने कहा कि आप स्टडी में या पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, हुँ। वो आपको अनएजुकेटेड महसूस करते, उसके कारण उन्होंने आपको आपके साथ में जोड़ा नहीं? देखिए, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, ये बात सही है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा इतना भी बुरा नहीं था कि मेरे को कोई अनएजुकेटेड फ़ील कर ले। ओके। नमस्कार करनी शुरू से ही आती थी, सम्मान किसी का करना शुरू से ही आता था और नमस्कार और सम्मान जिसको करना आता है, वो अनएजुकेटेड नहीं हो सकता, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। हुँ। भाई ये था कि अगर अचानक मैं आपसे मिल रहा हूँ, मेरी आपकी कोई जान-पहचान नहीं है और मैं अचानक आपसे अगर ये कहूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लो, अपने अपने वाला काम सिखाने लगो, तो हुँ। आप मुझ में कुछ तो देखोगे। एग्ज़ैक्टली। हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने वो चीज़ें ना देखी हों बिल्कुल। और अचानक कोई लड़का आया, वो कह रहा है, "भई मेरे को भी आप ही की तरह बनना है।" बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे एक माँ-बाप का भी एक ड्रीम होता है कि हमारा जो बेटा है, वो इस प्रोफ़ेशन में जाए, तो पेरेंट्स के क्या ड्रीम थे? क्या यही जो आप यहाँ पे आज हो, यही उनके ड्रीम थे? या वो कोई कहीं पे आपको कुछ और देखना चाहते थे? या आज उन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं, जहाँ पे आज आप हो, दे आर हैप्पी विद दैट? देखिए, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं और मिडल क्लास वाले जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका मोस्टली मैंने ये देखा है कि उनका ये सपना नहीं होता कि मेरा बच्चा ये करे या वो करे या ये ही करे। उनका ये सपना होता है यार कैसे भी करके, जैसे-तैसे पढ़ लिख के बच्चा अच्छी जगह सेटल हो जाए। कहते नहीं पढ़ाई-लिखाई कर लो नौकरी मिल जाएगी, हुँ। सेटल हो जाओगे। बिल्कुल। उनका बस यही है, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, कल भी यही था कि बस सेटल हो जाओ। हुँ। उन्हें क्या पता? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में कि कैसे सेटल होना है, वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हुँ। फिर अभी आप उनको कैसे डिस्क्राइब करते हो कि मैं सेटल हूँ? नहीं और मैं उनको कैसे इस चीज़ पे बता सकते हो कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं अभी आपके अंदर, कि आप किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करोगे? क्योंकि उनके लिए तो जो एक पिक्चर बनी हुई थी, वो नौकरी की बनी हुई थी, लेकिन यू आर नाउ वर्किंग एज़ अ इंडिविजुअल बिकॉज़, तो इस चीज़ को आप कैसे पेरेंट्स को बता पा रहे हो इस चीज़ को लेके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, ना मैं आपको बताऊँगा, ना मैं खुद फ़ील करता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या सेटल्ड हूँ। गॉट इट। सेटलमेंट वाली फ़ील अभी नहीं ले पा रहे, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जब पेरेंट्स को ये फ़ील होता है कि जो ये नौकरी करना चाहता था, अब आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसी स्टेजेस आएँ कि लोग इसके साथ एसोसिएट होकर इसके साथ इसके लिए काम करेंगे, तो उन्हें इतना तो पता चलता है कि हाँ, भई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल। बस उन्हें इतना ही लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये बताने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है और वो हम बताते हैं काम के ज़रिए। स्टडी में ना सक्सेसफुल होने के भी कुछ कारण होते हैं, तो आपका सबसे बड़ा कोर उसमें इश्यू क्या रहा कि नहीं, अमन, मेरा जो कोर है वो इसके कारण मैं ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, या मैंने लाइन ही इंजीनियरिंग की गलत चूज़ कर ली थी, उसमें आप क्या इस चीज़ पे कहना चाहोगे? देखिए, स्टडी में सक्सेसफुल नहीं हुए, ये बात भी अभी पूरे तरीके से नहीं कह सकते हम। बिल्कुल। क्योंकि 10th तक की जब मेरी एजुकेशन थी, मेरा सबसे बड़ा फ़ोबिया था मैथ्स।
अच्छा, मैथ्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी कहीं से कहीं तक, और मैथ्स से छुटकारा चाहिए था। ओके, मैथ्स से छुटकारा चाहिए था तो 11th में कॉमर्स लेके बैठ गए। ओके, अब जब कॉमर्स लेके बैठ गए तो उसमें सारी चीजें बड़ी पसंद आती थी, अकाउंट्स में फंस गए। अच्छा, अकाउंट्स में फंस गए, वहां से भी जो है पीछा छुड़ाना था। अब वहां से पीछा छुड़ाते छुड़ाते इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब करते करते आखिरकार पढ़ाई ऐसी करते चले गए जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में फेल हो गए कभी, लेकिन बस अच्छा, फेल पता नहीं हुए, फेल कभी नहीं हुए। फेल कभी नहीं हुए, ये ईश्वर की कृपा रही है। हालांकि पढ़ाई भी ढंग की कभी नहीं करी, जैसे लोग कहते हैं ना हम कई कई घंटे पढ़ते थे, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, मैंने एग्जाम की एक रात पहले भी मुश्किल से शायद 1 घंटे पढ़ाई की हो। और आई थिंक जो जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग 1 घंटा पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, वो कहीं न कहीं नौकरी कम करते हैं और अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी या बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं हो सकता है। और अभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो टीचर आपको पढ़ाते थे, कभी आप उनका भी इंटरव्यू लेने के लिए गए हो, तो वहाँ पे क्या माहौल बना उस टाइम पे? क्या कभी ऐसी स्थिति हुई पैदा? देखिए ऐसी स्थितियां अब होती हैं कई बार, क्योंकि मैं काशीपुर में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने 12th वहाँ से की है। और वहाँ जिन टीचर्स से मैंने पिटाई भी खाई है, जिन टीचर्स का मैं सबसे गंदा स्टूडेंट हुआ करता था, गंदा तो क्या, टीचर्स के लिए सभी प्यारे होते हैं, सभी प्यारे लेकिन होते जिनसे सबसे ज्यादा पिटता था मैं, आज उन लोगों के साथ जब कई बार हैंडशेक्स होते हैं, जब मैं उनके सामने जाता हूँ कई बार, क्योंकि देखिए गुरु है तो गुरुओं के पैर छूना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। बिल्कुल। लेकिन आज ऐसा फील होता है कि वो लोग मुझे देख के अच्छा फील करते हैं, और बस यही खुशी है। और जैसे जो आपके साथ के जो फ्रेंड्स थे, तो जैसे उस पीरियड में जो आपके साथ में जिन्होंने कॉलेज के साथ में स्टडी के लिए आपके साथ में जुड़े होंगे, तो आज किस स्टेज के ऊपर हैं और आप अपने आप को आज किस स्टेज पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप उस चीज़ पर मैनेज करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये रहेगी कि मेरा शुरू से ही ना, बचपन से ही कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, अच्छा, फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। एक एक फ्रेंड हर जगह जरूर रहा मेरा, और वो एक एक वाले जो है ना, वो 3-4 आज भी बरकरार है। इसमें जैसे जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आपको एक प्रॉपर डेडिकेशन दिखता है, आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन दिखता है, इवन बहुत समझ में आता है कि दिस पर्सन पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर ही महसूस हो जाता है कि ये पंक्चुअल भी अपने लेवल पे होगा। लेकिन बिहाइंड द लाइफ आपका कैसा है, कैसा आपका रूटीन रहता है पूरा दिन में, वो थोड़ा-सा आप एक बार पता मुझे बताइए? देखिए रूटीन का तो ऐसा है कि पंक्चुअल तो बनना पड़ता है बंदे को। अब अगर आज हमने ये काम करना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो उठना ही पड़ेगा, अगर नहीं उठेंगे तो बात खराब हो जाएगी। मजबूरी है साहब, कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं डेली सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो के पूजा पाठ कर लेता हूँ, कुछ नहीं है। मजबूरी में उठता हूँ और मजबूरी में ही सारे टाइम काम पे कर देता हूँ बस, लेकिन मजबूरी में। और कोई शौक नहीं है बहुत बड़ा, ना मैं जिम शिम जाता हूँ, ना मैं कोई बहुत बढ़िया मेरी फिजिक है, और ना ही मैं इन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाता हूँ, कुछ नहीं। तो आपका पूरा दिन डेडिकेशन उसी चीज़ पे रहता है कि जो आपका प्रोफेशन है, उसी को लेके आप सुबह शुरू होती है कंटेंट से, और लोगों का कुछ अच्छा काम कर दूं एक दिन भर में, बस शाम उसी से खत्म हो जाती है। अगर दिन में कुछ अच्छा कर दिया, किसी के चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कुराहट आ गई, तो बस दैट्स इट, कहानी खत्म। वो अच्छा कैसा आपके हिसाब से डिस्क्राइब करोगे आप? मान लीजिए किसी एक बंदे को हेल्प की जरूरत है, हम उसकी हेल्प खुद से नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ऐसा सोर्स बन गए, एक ऐसा माध्यम बन गए, जो हमने उसकी बात को लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने उसकी इतनी हेल्प कर दी कि उसका अटका हुआ काम हो गया। बिल्कुल। दैट्स इट। जैसे आप लोगों के पास में लोग आपको बुलाते हैं, तो उस हिसाब से जैसे बाकी भी मार्केट में जर्नलिज्म है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी और उनमें सब चीज़ों में आज की डेट में क्या डिफरेंस डिफाइन होता है? देखिए सब अपनी अपनी जगह बेस्ट काम कर रहे हैं, एफर्ट सब करते हैं, हर किसी का दिमाग धुआंधार चलता है, लेकिन हर किसी का दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता है। देन व्हाई वी फील हिमांशु ठाकुर इज डिफरेंट? देखिए ये तो पब्लिक फील कर रही है, मैं तो सबको अपनी तरह समझता हूँ, अपने आप को सबकी तरह समझता हूँ। पब्लिक ने ऐसा फील किया हुआ है शायद, मुझे लगता है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि भाई मैं अलग हूँ, और वो अलग चीज़ें ना अपने आप इस तरीके की चीज़ें बना देती हैं कि जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वो कुछ ऐसे काम हम करने लग जाते हैं जो आमतौर पर और लोग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और देखिए ये चीज़ करने के लिए ना एक चीज़ तो दिमाग में चाहिए, यार फायदा हो ना हो काम करना है बस। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि फ़ायदा हो ना हो। मेरे को ये लगता है, और डे वन से मेरा ये कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है यार, बंदा पैसे के लिए काम करता है, बिल्कुल। लेकिन मैं काम के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ। काम चलता रहे, काम ना रुके। अगर किसी का कोई ऐसा भी काम है ना जो मेरे से वो काम करा के बहुत बड़ा फायदा ले सकता है या लेना चाहता है, वो मुझसे फायदा ले लेता है, और अगर वो बाद में पैसे के लिए मना भी कर देता है या मेरे को फायदा देने से मना भी कर देता है, तो मैं ये नहीं कहता नहीं भाई मैं तेरा काम नहीं करूंगा। अच्छा, तूने काम लेना है, तूने ले लिया, काम खत्म कर बस। समझ में एक चीज़ बताइए कि जैसे स्टडी के बाद में आप जर्नलिज्म की लाइन में आए, आगे की आपकी क्या प्लान है? अब देखिए यहाँ पे भी एक यही लाइन है, मैं बहुत ज़्यादा लंबे प्लान्स बना के शुरू से नहीं चलता था, आज भी नहीं चलता हूँ। कहाँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना था, कर भी लिया, उसके बाद मैं इधर आ गया, अब मैं इधर आगे चीज़ें कर रहा हूँ।
तो जैसे जैसे ये जीवन का सफर चलता जा रहा है ना, रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। कुछ रास्ते बंद होते हैं, कुछ रास्ते खुलते हैं। जो रास्ते खुलते हैं वो हमारे अपने होते हैं। तो आगे क्या होगा उसको पता है। जैसे ईयर स्टार्ट होता है, जैसे दिस ईयर 2026 है, तो आदमी सोचता है कि 26 कंप्लीट होगा तो दिस इज माय टारगेट एंड 27 में मुझे ये वाला टारगेट को अचीव करना है। तो ऐसा कुछ टारगेट आप लेके चलते हो अपने माइंड में? सालों में अपने आप को बांधते नहीं। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इस साल में अपने आप को बांध लूं कि मैंने 2026 में कार ले लेनी है, 2027 में मैंने घर बना लेना है, 2028 में मैंने ये कर लेना है। जब जो उसने लिखा होगा ना वो मिल जाएगा। मैंने ये फील कर लिया है। अच्छा। मुझे ये लगता है। लेकिन करना तो हमें ही है, वो तो एक हमें आशीर्वाद ही दे रहे हैं फिर ऊपर। वो आशीर्वाद दे रहे हैं तभी कर पा रहे हैं जनाब। अच्छा। नहीं तो लोग बहुत, आप देख रहे होंगे दुनिया पड़ी है बिल्कुल, एक से बढ़कर एक महारथी मैंने देखे हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर चुके, लेकिन आज वो जमीन पे पड़े हैं। अगर उसकी कृपा नहीं है ना तो जैसे अभी तक आपका जो सफर रहा है, कोई ऐसा बेस्ट पल जो जिस दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई कि अमन उस दिन लाइफ दिस वाज माय अचीवमेंट डे, जैसे आदमी रात को सोता है वो दिन आपको एक ऐसा ऑरा महसूस होता है, नहीं दिस इज आई हैव डन वेरी नाइस? क्योंकि कोई एक दिन नहीं रहा है ऐसा। अच्छा। अक्सर ऐसे दिन आते हैं। बस यहाँ पे भी वही बात है कि जब मैं कुछ ऐसा मुझे लगता है, एक खास बात इसमें ये और आती है कि ये वो दिन हो सकता है जब एक टाइम हुआ करता था जब कुछ लोग ऐसे होते थे जो हमसे नहीं मिला करते थे, हमसे कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई उनसे बातचीत हमारी नहीं होती थी। लेकिन आज अचानक वो टाइम आए जब वो लोग जो आपको जानते भी नहीं थे वो आपके रिश्तेदार कहलाने लगे। वो अपने आप को आपका रिश्तेदार, यार, मित्र, प्यार बताने लगे। तो ये दिन, तो जब वो आज की डेट में, पहले कहीं ना कहीं वो आपसे दूर भी होते होंगे, लेकिन आज जैसे ही आपको थोड़ा फेम मिला। दूर नहीं, पहले जो कभी देखा ही नहीं, पहले जिससे कभी मिले ही नहीं, पहले जिससे कभी कोई यारी दोस्ती, मित्रता, प्यार, मोहब्बत कुछ रही ही नहीं, तो आज वो कहते हैं यार इसके साथ तो हमने खेला है, अरे यार इसको तो हमने बचपन में पीटा है, अरे इसके साथ तो हमने यारी दोस्ती निभाई है। बहुत सारी चीजें होती है और ये इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक्सेप्ट करना है सभी को। बिल्कुल, वो तो आप जैसे आपका नेचर है वो तो हम समझ भी पा रहे हैं चीज़ों को लेके। बिल्कुल। एंड कोई फेवरेट लोकेशन? देखिए, मंदिर लोग बहुत जगहों पे जाते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट प्लेस लगता है हमारे अपने काशीपुर शहर में, बाबा मोटेश्वर का दरबार है, मैं वहाँ जाता हूँ। माँ बाल सुंदरी का दरबार है, मैं वहाँ जाता हूँ। ये दो जगह ऐसी हैं, जब भी मैं कभी परेशान हुआ, सीधा, मैं सीधी लैंग्वेज में कहूँ, मुंह उठा के वहाँ पहुँच गए, सीधे जाके उनके मुंह पे कह दिया। क्योंकि देखिए, एक बात हम कहते हैं ना, वो माँ है वो बाप है, तो माँ और बाप के सामने ना फॉर्मेलिटीज नहीं चलती। बिल्कुल। सीधे गए, भाई ये परेशानी है, बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, सीधे बात होती है। ऐसा फील होता है मुझे, और वहां से सोल्यूशन लेके आता हूँ मैं, ये गारंटेड है। बस कुछ ऐसा लाइफ में, जैसे अभी आपने बताया कि रोज बहुत से दिन ऐसे आए हैं कि जब आपको अपने आप को प्राउडली भी फील होता है, सोने से पहले आप एक ऑरा फील करते हो कि नहीं यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हिमांशु के जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन तो बहुत सारी आई हैं, कोई ऐसी जो आप अक्सर आती रहती है। कोई टोटली ऐसी कि जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ही नहीं थी इन जर्नलिज्म की लाइन में, लेकिन मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जहाँ आई फील दैट, जहाँ मैं उस गो थ्रू पीरियड से निकला जिसको लाइफ का एक बैड पीरियड बोला जाता है। बैड पीरियड इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बात, आपकी बात का जवाब है कि अभी बीते कुछ दिन पहले मेरे साथ एक केस हुआ। मैं एक इस तरीके के केस में फंसा जिसमें मेरे ऊपर रंगदारी मांगने के आरोप लगे। अब ये मामला माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए इस पे मुझे बड़ा सीमित कुछ कहना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन इतना उसमें मुझे इस केस में फील हुआ, कौन अपना था, कौन अपना बनना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, वो अलग हो गए। वो सामने आ गए। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, ये बैड पीरियड इसलिए नहीं था क्योंकि इसको मैंने अपने गोल्डन पीरियड के तौर पे मॉडिफाई किया अपने आप। बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को जानने पहचानने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर फील हुई कि यार कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम तो, क्योंकि जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं अभी हर जगह से हमें दुआएं मिल रही, चाहे पैसा मिले ना मिले, दुआएं मिल रही हैं, हमारे को दुआएं कुछ होने नहीं देंगी। लेकिन जब अचानक से ऐसा फेस आया कि यार एक ऐसा केस आ गया जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, डे वन से शुरुआत ही ये सोच के की थी कि चाहे सब कुछ कर लेंगे लेकिन ये उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, और वही आरोप सिर पे आके लग गया। बड़ा परेशान हुआ मैं, यार अब क्या कर सकते हैं। करियर खत्म हो जाएगा, लोग नहीं मानेंगे, लोग बड़ा बदनामी कर देंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग सामने नहीं बिठाएंगे, अच्छी महफिलों में नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन यार कसम से मैं बता रहा हूँ, ये मोमेंट मेरे लिए ऐसा रहा, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से ये मोमेंट आने के बाद, मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद मेरी हाइप भी बढ़ी,
मेरी बात भी बढ़ी, मेरी पहचान भी बढ़ी, और जो पब्लिक ने जबरदस्त सपोर्ट दिया है ना, वहां मुझे फील हो गया कि अगर आप पब्लिक को कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली गारंटी लिख के ले लीजिए, पब्लिक आपको रिटर्न करती है। वो आपकी गुडविल भी है, आपकी ऑनेस्टी भी रही, जिसके कारण लोग और मुझे खुद विश्वास नहीं था कि लोग इतना कर सकते हैं किसी एक साधारण से एक शहर में घूमने वाले, यूं ही सिंपल से रहने वाले पत्रकार आदमी के लिए, जो कि मैं अपने आप को पत्रकार भी नहीं कहता, मैं खुद नहीं कहता हूँ, तो ठीक है पब्लिक के लिए कुछ कर पाए, बस इतना ही। अगर सिंगल लाइन में बोला जाए आपका डिस्क्रिप्शन, क्या बोलोगे आप अपने आप को? देखिए सिंगल लाइन में मैं अपने आप को क्या डिफाइन कर पाऊंगा, पब्लिक कर सकती है मुझे डिफाइन। हिमांशु जी, जैसे किसी भी सेक्टर का, किसी भी इंडस्ट्री का एक कोर होता है कि ब्रो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्वालिटी हो गई, हम हमारे खुद के काफ़ी सेक्टर्स में बिजनेस चलते हैं, तो हमारा मेन मेन जो कंसर्न रहता है, ट्रस्ट रहता है, क्वालिटी रहता है कि कस्टमर्स के साथ में जो उनके पास रीच आउट हो रही हैं चीज़ें, वो ऑलवेज हमारे साथ में उनका ट्रस्ट बना रहे। जर्नलिज्म में आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जर्नलिज्म में ट्रस्ट कैसे बना रहे? ट्रस्ट ऐसे ही बना रहेगा कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईमानदारी, और ईमानदारी वो वाली ईमानदारी नहीं है कि पैसे वाली ईमानदारी, मैं सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। मतलब लोग ईमानदारी का मतलब ये समझ लेते हैं कि बंदा पैसा ना कमाए ईमानदार है। बिल्कुल पैसा तो कमाना ही पड़ेगा जनाब, बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी का मतलब यह है कि जो कर रहे हैं सच्चे दिल से करें, मन से करें, और जो करना है वो करके रहें। बिल्कुल इतना ही काफी है, इसी से पब्लिक में पहचान बन जाती है। जैसे नया यूथ है, जैसे कि उनको आज की डेट में, जैसे कि कभी इसकी बात सुनी ये करना चाहते हैं, कभी रील दूसरा देखा ये सब करना चाहते हैं, ये मल्टीपल माइंड्स के भी कैसे इन चीज़ों को रिएक्ट करें, कुछ बनना, जैसे मान लीजिए लोग जर्नलिज्म भी करना चाहता है, इस लाइन में आना भी चाहता है, तो कहाँ से वो स्टार्ट करे? थोड़ा सा मतलब 2 लाइन में इस चीज़ में आप कैसे कहना चाहोगे कि ये सब चीज़ें? देखिए पहली बात तो ये है कि ये सवाल मुझे लगता है कि मेरे लेवल का नहीं है, क्योंकि यूथ, मतलब मैं खुद भी अभी मेरे ख्याल से बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मैं यूथ को क्या मैसेज दूंगा। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है ना। ठीक है, अभी कुछ समय का एक्सपीरियंस है, और उससे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जैसे लोग अगर ये पूछें कि हम कैसे करें, तो कैसे करेगा सिर्फ यही आंसर है कि अगर दम है तो रिस्क ले लो, जो मन करता है वो कर दो, जो होगा देखा जाएगा। और अगर दम नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, बढ़िया बढ़िया ही चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यार जो माता पिता कह रहे हैं मस्त आराम से करो, जिंदगी जियो बस। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नया करना है या फिर अपने आप को फेम में आना है, तो जिगरा दिल में नहीं, हाथ में लेके चलें। बिल्कुल हाथ में लेके चले, और जिगरा सिर्फ यूं ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जिगरा वहां तक का लेके चले कि कल आप मर भी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, रिस्क लें। और हाँ, इस मामले में ये मेरे को लगता है कि अगर बंदा रिस्क लेगा तो 99% चांसेस होता है कि वो झंडे गाड़ता है। बिल्कुल वो तो डेफिनेटली, ये तो क्योंकि रिस्क तो वही लेगा ना जो दम रखेगा और मेहनत करेगा। बिल्कुल। देखो, कामयाब वही इंसान होते हैं जो पहले ये सोच के चलते हैं कि जो आगे होगा मैं उसको देख लूंगा, जो ये सोच के चलते हैं कि पहले आगे का देख लूं उसके बाद सोचूंगा, ऐसा कभी जीवन में चलता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला की पॉइंट तो सक्सेस का यही होता है, जो एक एटीट्यूड होता है किसी के अंदर कि मुझे स्टार्ट करना है, जो आगे जो होगा वो मैं देख लूंगा। बिल्कुल सही बात, ये इसकी सबसे बड़ा, मैं तो इसी चीज को मानता हूँ। आई थिंक आपका भी वही। बिल्कुल सही कह तो रहे आई हैं। थिंक अभी हम कुछ रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, थोड़ा वॉक करके साथ में डिस्कस भी कर लेते हैं। चलिए। हिमांशु जी, इससे पहले कि हमारा एपिसोड खत्म हो, कुछ क्विक क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारी तरफ से रहेंगे जो आपको आंसर करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपका कोई ऐसा डर जिसे आपने जीता है? मेरा सबसे बड़ा डर मेरा काम, और मेरे काम में मेरी सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या आपके लिए? सक्सेस का मतलब जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, करता रहूंगा, यही सक्सेस। परफेक्ट। फेवरेट मूवी? मूवीज देखता ही नहीं, कभी मूवी नहीं देखी? कभी नहीं देखी, देखी होंगी तुक्के में। उसमें से कोई फेवरेट? कोई फेवरेट नहीं। कोई फेवरेट, परफेक्ट। सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है कि जिसे आप इग्नोर करते हो या सोसाइटी उस चीज को इग्नोर करती है? कुछ ऐसी इग्नोरेंस जो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है? इग्नोरेंस, सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छे कामों को लोग इग्नोर करते हैं, जो अच्छा बंदा है इग्नोर किया जाता है, जो अच्छे काम है इग्नोर किया। वो इग्नोर किए जाते हैं। ओके। सोशल मीडिया का फायदा और नुकसान? सोशल मीडिया का फायदा, हम आपके सामने खड़े हैं, हमें लोग पहचान रहे हैं। नुकसान, वो बहुत सारे झेलने पड़ते हैं, दुनिया भर की डिफेमेशन और बहुत सारी चीजें। बहुत सी चीजें है, ट्रू। आपके, अगर आपको मौका मिले आपके आसपास कुछ चेंज करने में, सबसे पहले आप क्या चेंज करना चाहोगे? अपने आप को। परफेक्ट। कभी किसी से प्यार हुआ? नहीं। इमोशंस एक स्ट्रेंथ है कि वीकनेस? वीकनेस है, वीकनेस। बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रेंथ भी है? नहीं, स्ट्रेंथ मैं नहीं मानता। अच्छा, स्ट्रेंथ आपने। अगर आप हर जगह इमोशनल होते हैं तो आप मारे जाते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। फ्यूचर में जब आपका मैरिज का प्लान होगा, आर यू गोइंग टू डू द लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव अगर हो तब तो लव मैरिज की बात है, नहीं हो तो बाकी तो मेरा पार है।
तो इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। इट वाज नाइस प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस एपिसोड के लिए टाइम पर आए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर आवर ऑडियंस। दिल की आवाज, थैंक यू सो मच।